जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि इस मुद्दे को कोई भी, चाहे तो राजनेता हो चाहे तो कोई और व्यक्ति हो, वो छेड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कैंसिल कल्चर का जो है एक इसको बन जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर कोई नेता है तो उसे लगता है कि भाई ऐसा अगर मैंने किया तो मेरी जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, अपने आप को अगर समझता है कि भाई उसकी पॉपुलैरिटी है, तो वो इसको नहीं छेड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैंसिल हो जाएगा, यानी कि समाज में उसका कैंसिल कल्चर का जो डर है उसे बना रहता है। इसीलिए इस मुद्दे को कोई छेड़ता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर आवाज उठाई है। अभी शायद 6-8 महीने पहले भी इस पर आवाज उठाई थी, और वो आवाज थी रिजर्वेशन को लेकर के। अब आप जानते होंगे रिजर्वेशन में एक ऐसा इशू है, बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव बनाया है यहाँ की राजनीति ने इसको। क्योंकि रिजर्वेशन जो है, अगर आप मूल देखोगे इसका संविधान में, तो 10 साल के लिए ऐसा लागू किया गया। लेकिन राजनीतिकों को ऐसा लगा, जो राजनीतिक पार्टी थी, जो लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये तो वोट पाने का जो है एक अच्छा खासा एक हमें स्कोप देता है, इसीलिए ऐसा बना करके रखा जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा निकल कर आता है, इस पर अलग वीडियो बनाने की जरूरत है, एट्रोसिटी लिटरेचर। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक आप इस मुद्दे को समझ नहीं पाओगे। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के अंदर, आप जानते होंगे कि फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। लेकिन किन में फूट डालो, क्या फूट डालो, कैसे उन्हें डिवाइड करो, ये आप नहीं जानते होगे, क्योंकि आप सोचते होंगे कि फूट डालो शासन करो एक नारा है। नहीं, उन्होंने ये जो नारा है इसको अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग तरीका से इंप्लीमेंट किया। अब अधिकांश देशों में उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एट्रोसिटी लिटरेचर लिखा गया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई अगर उनमें देखा गया कि एक कोई कास्ट है या फिर एक कोई ग्रुप है लोगों का, वो ज्यादा स्ट्रांग है और अंग्रेजों के लिए वो चुनौती पेश कर रहा है, उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो ग्रुप है ना, कोई भी एबीसी ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है, ये इन्होंने अत्याचार किए हैं किस पर? जो सामान्य ग्रुप है उसके ऊपर। समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं? आपको ये समझ में आ जाएगा अगर मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मानो एक समाज है, समाज के अंदर एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है ना? ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सी है, डी है। तो समाज क्या है कि गरीब है, फिर उससे गरीब है, कोई ताकतवर ज्यादा है, इस तरीका से समाज बटा हुआ होता है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ए ग्रुप है, इसको देखा कि भाई ये जो ए ग्रुप है ये हमारे काबू में नहीं आ रहा, ये अंग्रेजों के लिए चुनौती पेश इसने की, ये कभी झुके नहीं उसके आगे। बी ग्रुप जो है वो सामान्य है, उसे ज्यादा नहीं है, उसे ये है कि भाई इनके साथ भी जा सकता है, अंग्रेजों के लिए ज्यादा चुनौती पेश करनी नहीं। या फिर तीसरा ग्रुप ऐसा है कि इसने तो अंग्रेजों का सहयोग किया, ठीक है। और चौथा ऐसा है कि सहयोगी नहीं, बल्कि वो तो अष्टांग प्रणाम करने लगे। अब देखिए, इन्होंने एक एट्रोसिटी लिटरेचर जो है लिखा, और उसमें इन्होंने लिखा कि ए ग्रुप के द्वारा बी ग्रुप पर बहुत अत्याचार किए गए, है ना? और उन्होंने ऐसा एक इतिहास बनाया। अब ये झूठा क्यों है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। देखो, कोई भी समाज है परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग अभी कमेंट करने आएंगे इसमें नीचे, अरे अरे आपको क्या पता कितनी ज्यादा जो है हमने अत्याचार सहे हैं, तुम्हारे दादा बाबाओं के अत्याचार सहे। ऐसा जो क्यों? क्योंकि उनका भी ये जो कंडीशनिंग है ना, ये उनकी भी की गई है। उन्हें भी लगता है कि नहीं नहीं, हम पे भी अत्याचार हुए हैं। देखिए, अब क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक सामान्य एग्जांपल आपको समझा देगा ये ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं। आप समझिए कि 712 से हमारे ऊपर अत्याचार, यानी कि हमारे ऊपर, यानी भारत के ऊपर विदेशों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए 712 से। लेकिन आप इसे देखोगे कि इसके जो चरम है 1000 के आसपास, यानी कि जब मोहम्मद गौरी और ये सब भारत आए, इन्होंने भारत के जो मंदिर है उन्हें तोड़ा, और यहां डिस्ट्रॉय करके आते रहे और जाते रहे, आए और माल लूटा, लोगों को मारा, और यहां से जो माल है उसे लूट करके ले गए। वहीं आप देखोगे कि 14वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, यहां पर जो मुगल हैं वो स्थापित हुए, बाबर स्थापित हुआ, फिर उनकी जो आपस में टसल जो है चलती रही। दिल्ली में जो दिल्ली जो है वो सल्तनत बनाई गई। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो है मुस्लिम आक्रांताओं का जो शासन स्थापित हुआ। अब जब मुस्लिम आक्रांता उन्होंने आए तो वो किस तरीका का ट्रीट करते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि भारत एक हिंदू बहुल देश है, तो वो ट्रीट कैसा करेंगे आपको उनकी किताबों को पढ़ करके समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि हम ये कहां से पढ़े, अभी तो आपको चैट बॉट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं कि सिकंदर लोधी जो है उसका, उसके समय में जो किताब लिखी गई, उसके दरबारी ने जो किताब लिखी उनमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उनसे पढ़ो, और किसी किताब से मत पढ़ो। और आप डाल करके जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है पूरे भारत के लोगों को मिला करके, ना तो ए देखा, ना बी, ना सी, ना डी, सबको लगातार अच्छे से इन्होंने सूता। जब इन्होंने इनकी सुताई करी, उसके बाद फिर जब सुताई कर करके ये थक गए, तो धीरे धीरे से फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और वो यहाँ आए। 16वीं शताब्दी के बाद में उन्होंने यहाँ शासन करना शुरू किया, और यहाँ पर उनका जो शासन है 1947 तक रहा, ठीक है। अब 1947 तक उनका शासन रहा, तो इसका मतलब आप समझो, पहले किसने पीटा? मुसलमानों ने पीटा, मुगलों ने पीटा, अत्याचारियों ने पीटा आपको, पूरे भारत को लगातार समान रूप से उन्होंने पीटा। उसके बाद में आ जाते हैं क्रिश्चियन, अंग्रेजों ने फिर सबको लगातार पीटा। आप उनको कहानी सुनी होंगी आपने कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी कि कुत्ते और भारतीय जो है यहाँ नहीं, और उनके अत्याचारों की कहानी आपने किताबों में पढ़ी होंगी। अब देखिए आप, अब यहाँ पर जो एक वर्ग है जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसके जो पीटने वाले, अत्याचार करने वाले, ना तो मुगल है और ना मुगलों की वो जो नाजायज औलादे हैं जो भारत में अभी भी है, ना वो है।
ना ही उनके जो दुश्मन है वो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने लगातार इन्हें पीटा। अब बताइए मुझे कि 1000 के बाद में या 1000 शताब्दी के बाद कभी भी भारत की कोई भी सोसाइटी, ना तो ए सोसाइटी, ना तो बी, ना सी, ना डी, वो इस स्थिति में थे ही नहीं कि वो किसी पर आपस में अत्याचार कर पाए। और फिर मैं कहता हूं समाज में, आप समाज को एक ऐसा करके मत देखना कि कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा। हर समाज में समस्या है, पूरी दुनिया में आप निकल जाइए, कोई भी समाज अपने आप में ऐसा नहीं है कि जहां पर भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो। उसके एग्जाम्पल कोई भी आदर्श समाज नहीं, आप इतना समझ लीजिए। इनसे ज्यादा भयंकर एट्रोसिटीज उन सोसाइटीज में है और उनका इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये देखना है तो पाकिस्तान में आज भी जाकर के देख लीजिए कि वहां अहमदिया को तो मुसलमान ही नहीं मानते, जो सुन्नी जो है उनका शासन है पाकिस्तान में, लेकिन शियाओं को वो मुसलमान ही नहीं मानते, उनको ईद भी नहीं मनाने देते। तो इसे कहते हैं आपस का भेदभाव। लेकिन लेकिन क्या है, आपको बताया जाएगा कि नहीं नहीं, ये जो स्वर्ण है इन्होंने आप पर अत्याचार किए। पहली जो पूरी कहानी है, यानी कि जो पूरी कहानी अंग्रेजों की, पूरी कहानी जो मुस्लिम आक्रांता है उनकी, भुला करके आपसे बोल दिया कि नहीं नहीं, आप पर ए ने अत्याचार किए। क्यों? क्योंकि ए ने अत्याचार इसलिए किए हैं क्योंकि ए ने अंग्रेजों को चुनौती दी है। आप समझ गए मेरी कहानी। अब ये एट्रोसिटी लिटरेचर है, इसी से निकल करके इस इशू का जन्म होता है रिजर्वेशन। क्यों क्यों मैंने ऐसे आपको समझाया है उसे समझिए। इसलिए मैंने आपको ये समझाया है क्योंकि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं है। देखिए, धर्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है, किस आधार पर है? ना तो अर्थव्यवस्था, यानी कि कोई अमीर है गरीब है उसके आधार पर भी नहीं है। वही मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर टिप्पणी की है और बार बार वही निकल करके आता है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो रिजर्वेशन से बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन तो इकोनॉमिक के आधार पर है ही नहीं, बल्कि रिजर्वेशन दिया गया है किसके आधार पर? एट्रोसिटीज के आधार पर। अब आप समझ गए मेरी बात। जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो अत्याचार हुए हैं सदियों से, दशकों से, अब अत्याचारों की कहानी आप समझ गए हैं। और मैंने उसको भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी समाज आदर्श समाज नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम जो है बाबा साहेब का एग्जाम्पल वो भूल जाते हैं कि एक हिंदू ने, एक अपर कास्ट ने ही उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के हम बना करके ले आते हैं कि देखो देखो यहाँ तो अत्याचार हुए हैं। अब समझिए असली कहानी। अब बात आती है कि भाई SC ST जो है उनके अंदर क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार बोला था, 6-8 महीने हो गए हैं, उसे लेकर के आंदोलन हुआ। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि ओबीसी जो है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसके अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। समझ गए मेरी बात। तो क्रीमी लेयर जब ओबीसी में आ सकता है तो SC ST में क्यों नहीं? इसे लेकर के ही डिबेट है सुप्रीम कोर्ट में, ये बात चल रहा है। ये बात जो है बार बार एक नया जन्म लेता है कि नहीं नहीं, SC ST में जो क्रीमी लेयर है वो नहीं आनी चाहिए। उसके दूसरे पर्सपेक्टिव जब लेकर के आते हैं तो लेकर के आते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग अमीर हो गए हैं, नीचे वाले जो तबका है उसको तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो भी कोई इगलिटेरियन सोसाइटी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि SC में सब बराबर है या ST में सारे ग्रुप, भाई उनमें भी कितनी सारी जातियां हैं। तो जो नीचे वाली जातियां उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिल ही नहीं रहा है। ऊपर एक क्रीम बन गई है, वही लगातार उनके बेटा उनके बेटा उनके बेटा, ये सारे के सारे जो है जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उठा रहे हैं। नीचे वाला जो तबका है उस तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। अब देखिए मकसद क्या है। अब देखो यहाँ पर संपन्न SC ST उम्मीदवार वंचितों का अवसर छीन रहे हैं, ये टिप्पणी है। यह तो पूरी तरह से उम्मीदवारों की अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। समझ गए मेरी बात। ऐसे आरोप है, और ये आरोप नहीं, ये सत्य भी है कि भाई जैसे SC में कुछ कास्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वही रिजर्वेशन का फायदा, SC ST के अंदर कुछ जो कास्ट है वो डोमिनेंस में है, वही जो है पूरे रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है। क्या क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है? जो मैंने आपको बताया कि किसी भी समुदाय में समृद्ध जब लोग हो जाते हैं तो उनका एक क्या है, उसे बोलते हैं क्रीम हो गई है, तो इस क्रीम को हटाइए, नीचे वाले तक वो छन करके जाना चाहिए। लेकिन इसी अवधारणा पर बात आती है कि ST SC आरक्षण का आधार गरीबी नहीं है। देखो यहाँ पे गरीबी नहीं मतलब आर्थिक आधार नहीं है इसका, ऐतिहासिक अन्याय। देखो ये वाली जो टर्म है इसके लिए मैं बोला था, ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव। भेदभाव, अब मैं इसी को लेकर के आऊंगा कि अगर यह ऐतिहासिक अन्याय है, अगर यह ऐतिहासिक भेदभाव है, तो फिर मुझे बताइए कि मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को इस देश में, इस देश के केंद्र में नहीं लेकिन स्टेट के अंदर रिजर्वेशन क्यों है? समझो इस बात को। क्योंकि जब बात आती है कि एट्रोसिटीज तो इन्होंने की है ना, इसकी बात मैं तो कहता हूं कि भाई इस पर डिबेट होनी चाहिए और निकाल करके लेकर आना चाहिए कि भाई कहां कहां इसके जो बीज हैं वो निकाल के लाओ कि कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा है कि अगर कि भाई यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। क्यों? मैं उसको नहीं मात्र कि आप कहोगे कि भाई आप उत्तरकांड को उठा करके ले आओगे रामायण का। मैं बात कहता हूं सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्योंकि जब इतने समय तक क्रिश्चियंस ने राज किया, इतने समय तक यहाँ मुसलमानों ने राज किया, क्या आप कह सकते हैं कि जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें कोई करप्शन नहीं हुआ होगा? करप्शन हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर सोसाइटी हमारी इतनी खराब होती तो आज तक फिर हम आपस में लड़के हम अफ्रीका की तरह खत्म क्यों नहीं हो गए? क्योंकि हमारा समाज अगर टोटली हम देखते हैं तो एक शांति प्रिय समाज रहा है। उसका उदाहरण है आज हम आजादी के बाद भी इतने दिनों तक बिना लड़े बिना उसके जी रहे हैं ना। अंग्रेज तो इसकी उम्मीद ही नहीं करते थे, जब गए थे तो सोच रहे थे कि भारत तो बहुत ज्यादा विभाजित हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी सहनशीलता है, एक दूसरे के प्रति जो है सहनशील है। हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, वो सहनशील है। अब देखते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो आरक्षण जो है SC ST का वो ऐतिहासिक अन्याय और भेदभावपूर्ण। अब बात ये आती है, पहले तो जो मैंने आपको बताया कि फिर इनके लिए क्यों है,
जो स्टेट्स के अंदर क्रिश्चियंस को क्यों रिजर्वेशन है, स्टेट्स के अंदर मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत एट्रोसिटीज की और सब पे की है, फिर हिंदू समाज पे भी तो हुई है ना, उनके लिए भी करो फिर। तो देखो यही समस्या है हमारे सामने, स्पर्शता और बहिष्कार। देखो क्या है इसका उद्देश्य, जन्म के आधार पर होने वाली, मैं तो कहता हूं ना कि संविधान जो है वो कहता है कि भाई अगर आप एससी हो तो एससी क्यों रहोगे, भाई सोचो इसमें। अब कोई भी व्यक्ति अगर जनरल में पैदा होता है और वो चाहता है कि भाई वो एससी बन जाए या एसटी बन जाए, तो वो कह रहा है ना कि वो स्पर्शता और बहिष्कार को झेलने के लिए तैयार है। अब बात कहोगे कि नहीं नहीं जी आज अब ये जो है आधार नहीं है, अब स्पर्शता नहीं है, बहिष्कार नहीं है। देखो अब समझो मेरी बात, इसे थोड़ा विवेक से समझना। अगर आप ये कहते हो कि नहीं आज ये नहीं है, तो फिर आज रिजर्वेशन क्यों है? अगर ये है तो इसको खोल दीजिए आप, कि संविधान से ये बात खत्म कीजिए कि अगर कोई एससी में जन्म लेता है तो वो एससी में रहेगा, और अगर कोई एसटी में जन्म लेता है तो वो जिंदगी भर एसटी रहेगा। इसे खत्म कीजिए। अगर कोई कहीं भी जन्म लेता है लेकिन बाद में वो जाकर के एससी बन जाए, एसटी बन जाए, दिक्कत क्या है फिर? समझ गए मेरी बात? इसकी प्रोसेस को आसान किया जाए। लेकिन जो लोग जो है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, उन्हें गाली देते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, मनुस्मृति में यह व्यवस्था ही नहीं है कि अगर आप जन्मे एक एसटी में हो तो एसटी रहोगे जिंदगी भर। नहीं, आप बदल सकते हैं ना। हम झेलेंगे इस स्पर्शता को, हम झेलेंगे इस बहिष्कार को, और सारे जनरल जाकर के बन जाए या एससी एसटी में शामिल हो जाए। वे क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन बात वही है ना कि इसको बना लिया है सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी का हथियार, और इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। क्रीमी लेयर जो है वो ओबीसी पर है, तो एसटी एसटी पर क्यों नहीं है? यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और इसका जो दिया गया है वो दिया गया इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस जब आया था 1992 में, जिसके बाद में आपको पता होगा कि जिसे मंडल कमीशन कहते हैं, तो इंदिरा साहनी केस जब आया था ना, उसी मंडल कमीशन के बाद, तो उसमें यह बोला था कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर होगा, लेकिन कभी भी एससी एसटी के अंदर नहीं होगा। अब इसी बात को लेकर के, अब ये क्या है, अगर हमने एक बार गलती कर दी तो हम बार बार वही गलती करेंगे। अरे सब बात ये नहीं है कि इंदिरा साहनी में क्या हुआ, बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्णय बदलता है, तो इस निर्णय को क्यों नहीं बदल सकता? जो समाज नीचे का है, चाहे वो एससी एसटी का समाज है, तो उनके साथ अन्याय क्यों होना चाहिए? और ये तो मैं कहता हूं कि समाज के जो ऊपर के वर्ग है उनको खुद खड़ा होना चाहिए कि हमारे जो बहन भाई हैं या हमारे नीचे के जो तबके हैं उनको भी पढ़ाने का बराबर अधिकार है। लेकिन नहीं होंगे, याद रखना। उनको सिर्फ समझ गया ना, मैं ही एसटी हूं, मैं ही एससी हूं, ये वाली जो भावना है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अब बात यह है कि उच्च पद भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हो पाता है। बात वही है कि वो कह रहे हैं कि अगर देखो यही बात आती है ना कि अभी पिछले महीना ही 2 महीना हो गए हैं, हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी थे, वो बताते कि उनकी जो उन्होंने जो सुसाइड किया है, केस कुछ और था, उसका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बताया गया कि जातिगत भेदभाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन मसला क्या था कि उन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया था, इसके दबाव में आकर के उन्होंने आत्महत्या की थी। ये बात उस टाइम पर ही निकल के आई थी जब एक एसआई ने भी दोबारा से आत्महत्या की थी, ये कहते हुए कि भाई इनके एक वरिष्ठ अधिकारी थे, इनकी जांच होनी चाहिए और इसीलिए मैं जो है वो आत्महत्या कर रहा हूं। आपने देखा होगा ये सारी बातें। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का नया रुख, एससी एसटी के भीतर भी एक क्रीमी लेयर संभव है। कोर्ट का मानना है कि जो सबसे ज्यादा वंचित हैं उनको लाभ मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार का मत है क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। देखो केंद्र सरकार का मत, मैंने क्या बताया, जो राजनीतिक धिम्मीपन है वो ये है, मैंने कहा कि इसमें कोई बोलना नहीं चाहता। अब सरकार को लगता है कि अगर मैंने इस पर अपना मत दे दिया कि भाई होना चाहिए, तो सरकार गिर सकती है। सोचो आप, यानी कि आगे ये वोट ही नहीं देंगे। अब ये कैसा विवाद इस पर इशू बन गया है कि इसमें कोई छेड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई ये छेड़ा तो हमारा कैंसिल कल्चर हो जाएगा, सरकारों को लगता है कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समाज के लिए एक जहर है। याद रखना, समाज की जब बात कहते हो ना देश की एकता और अखंडता की, तो ये एकता अखंडता कहां पे हो रही है? इसीलिए अगर ये आज तक आपका भला नहीं कर पाया, अगर आज भी एक आईपीएस अधिकारी को जातिगत टिप्पणी झेलनी पड़ रही है, तो हमें क्या पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये खराब है, ये खत्म करिए, कोई दूसरी व्यवस्था लेकर के आइए। कि 70 साल में भी अभी भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, तो दिक्कत है इस सिस्टम में। इस सिस्टम को बदलो, कोई दूसरा सिस्टम लेकर आओ। ये सब संभव कब होगा? जब तक सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां और समाज के जो वर्ग के लोग हैं वो एक साथ आकर के खड़े नहीं होते कि नहीं हमें समाज के लिए कोई दूसरी व्यवस्था पर काम करना चाहिए। ये रिजर्वेशन जैसी जो व्यवस्था है वो समाज के लिए और देश के लिए खतरा है, उसकी एकता के लिए खतरा है। अब देखिए, अब जितना मैंने आपको समझा दिया, ये अब आपको अगर समझ में आ गया, तो ये सारा का सारा जो है इसमें वही लिखा हुआ है कि आईएएस अधिकारी को इसी बात के लिए अपना जो है आत्मसमर्पण को करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ जो है आईपीएस होने के बाद भी जो है भेदभाव हुआ। अब इसे लेकर के ही ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है टीना डाबी की। टीना डाबी आप जानते होंगे, वो आईएएस अधिकारी हैं और उनकी रैंक 1 आई थी। अब उसे लेकर के ही जो ट्विटर पे तो आप जानते हैं उनकी ट्रोलिंग होनी शुरू होती है कि देखो इनके माँ बाप भी आईएएस रहे हैं या वो भी सिविल सर्विस से ही रहे हैं, देखो इन्हें भी जो है इन्होंने भी प्रीलिम्स में और मेंस में भी इन्होंने भी रिजर्वेशन के द्वारा ही इनका सिलेक्शन हुआ है। अब ये सारी बातें जब निकल करके सामने आती हैं और तो ये जो है एक घटना का रूप ले लेती हैं, और मैं तो कहता हूं कि इसको एक तरीका से हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए कि एक जो है डिबेट होनी चाहिए, और जो डिबेट है उनसे निकल कर आना चाहिए कि वास्तव में कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, इसके स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि समाज के नीचे से जो है वर्गों का उत्थान हो। यानी कि इसके लिए क्या कर सकते हैं? एजुकेशन।
एजुकेशन की व्यवस्था सबके लिए, खासकर अगर ऐसे लोग हैं उनके लिए स्पेशल तरीका की जो व्यवस्था है, उच्च गुणवत्ता की एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि इनको जो है अलग तरीका की व्यवस्था हो, जिससे इनकी गरीबी और इनके साथ जो भेदभाव है वो खत्म हो, और समाज के लिए अलग तरीका के जो नियम और कानून है उनके बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो समाज के अंदर भेदभाव है वो खत्म हो। वायरल वीडियो, इस घटना की वीडियो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हो रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक फीस बढ़ा दी गई, उस फीस के बढ़ाने के लिए प्रदर्शन हुए कि भैया हम तो SC ST से हमसे फीस ज्यादा क्यों ले रहे हो, और इसी को लेकर के फिर उसकी गिरफ्तारियां हुई, और इस वीडियो को लेकर जो वीडियो ये वायरल होती है तो जो है और ज्यादा इसका वो फैलता है। मैंने जैसे कि बताया कि टीना डाबी को लेकर के भी ये शुरू हो जाता है कि उनके माँ बाप भी ये थे और उनको रिजर्वेशन से ही उनका सिलेक्शन हुआ है, प्रीलिम्स में उनको ये मिला है, मेंस में फिर उनको ये दिया गया कि भाई देखो रैंक लानी है तो अपनी योग्यता होनी चाहिए। बात तो उनकी भी सही है कि भाई रैंक लानी है तो रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, अपनी योग्यता भी होनी चाहिए, लेकिन बात उसका उल्टा भी सही है कि रिजर्वेशन से उन्होंने एक सीट तो काटी ना अपनी कास्ट की, तो एक वो भी बात सही है। देखिए आरक्षण का असली आधार क्या है, आर्थिक संपन्नता या सामाजिक पिछड़ापन, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। मानते ही नहीं है कि आर्थिक सामाजिक, यानी कि अगर नहीं है तो फिर इससे दे क्यों रहे हो, फिर सोचिए इसे भाई, वो समानता ला ही नहीं रहा है। अगर समानता नहीं ला रहा है तो किसी और मॉडल पर सोचने की आवश्यकता है। SC ST समुदायों के लिए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय, वो शुरू में मैंने समझा दिया। ये सब फ्रॉड जो कहानी है और ये फर्जी, जो मैं कहता हूं ये फर्जी है। क्यों? क्योंकि एट्रोसिटी लिटरेचर फर्जी है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकारों को इस पर काम करना चाहिए और सच्चाई जो है उसको बाहर लेकर के आना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, तो उनको जो है किसी दूसरे उसके तरीका से ला करके समाज की एकता भी हो और इन लोगों का उद्धार भी हो, कुछ इस तरह की पॉलिसी पर काम करना चाहिए। सदियों से चले आ रही भेदभाव और ये सब जो आपको पुदीना लहसुन और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं इसे, पद और पैसा जातिगत भेदभाव मिटा नहीं सकता, तो फिर इसे देख क्यों रहे हो? बात वही है ना। अगर पैसा और पद भी जो है अगर जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाया है 70-80 सालों में, तो फिर इसका देने का औचित्य क्या है? पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं है? होनी चाहिए। अब देखना वही है कि IPS को भी जो है इसी तरीका से, लेकिन उसका मैंने आपको कारण बता दिया, ये IPS जो है इन पर जो है करप्शन के जो बहुत बड़े चार्जेस थे उसी के चलते हुए इन्होंने ये सारे कार्य किए थे। बाद में एक और उन्होंने एक ऐसा ही थे, उन्होंने इसको लेकर के ही भंडाफोड़ किया था। क्रीमी लेयर अवधारणा जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि क्रीमी लेयर जो OBC के अंदर आई थी, जो इंदिरा साहनी केस है उसे उन्हें लेकर के कि भाई जो क्रीमी लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ OBC के अंदर रहेगा। वही है 1992 में इंदिरा साहनी वाद जो है इससे जुड़ा हुआ है। ये जो मंडल कमीशन है उसी के नाम से इसे जाना गया बाद में। OBC के लिए क्रीमी लेयर है और SC ST के लिए क्रीमी लेयर नहीं है। इस वाद में यही बात यही है कि भाई अगर एक बार दे दिया तो बदले भी जाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक बार कह दिया तो वो उस पत्थर पर लकीर हो गई, नहीं, उसे बदल सकते हैं। SC ST पिछड़ापन न केवल आर्थिक है और न जन्म आधारित भेदभाव, और ये सब मैंने बताया ना, अनटचेबिलिटी सब कुछ ठीक। क्या SC ST सजाती है होमोजीनियस है? मैंने जो आपको शुरू में बताया, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप भारत के अंदर ये समस्या जो है, आप एक सबसे नीचे जाति खोजिए, उसके किसी एक आदमी से मिलिए, मैं एक आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, फिर उससे बात करोगे तो वो भी अपने नीचे की जाति बता देगा आपको। ये बात जो है ना आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई जो क्या आप कह दोगे SC ST एक होमोजीनियस सोसाइटी है, नहीं, वो सजाती नहीं है, भेदभाव उनमें भी है, वहां पर भी एक ऊपर का नीचे के साथ भेदभाव करता है। क्लियर? तो इसलिए जो है वो एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। न्यायिक अवलोकन में बदलाव की जरूरत है, जैसे मैंने आपको बताया है, पुराना मत क्या है वही है, लेकिन अब नया अवलोकन की जरूरत क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन्होंने जो है अब ये बताया है कि भाई ये सजातीय समाज नहीं है, समुदाय भीतर के लोग जो है वो आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं और एक बड़ा वर्ग जो है वो क्या है, आरक्षण के जो फायदे मिलने चाहिए थे उनसे पिछड़ा रहा, एक क्रीमी लेयर बन गया है, वही लोग लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने जैसे बताया मोस्ट डिप्राइव्ड जो है, देखो ना कितना बड़ा है वंचित वर्ग, देखना ये, लेकिन जो अग्रसर है, जो एडवांस है, वो इतने से लोग हैं और यही लोग जो है सारा फायदा उठा रहे हैं। अब समझ गए? देखना ये इतना बड़ा वर्ग है, ये कुछ नहीं है, इसे देखना ये भी वंचित है, लेकिन सारा का सारा क्रीम कौन खा रहे हैं? ये वाले। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? यानी कि आप कहते हो कि हम पे भेदभाव हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें तो आप भी तो यही कर रहे हैं अभी, तो आपको नहीं आती शर्म? आनी चाहिए। अवधारणा, अब SC ST के अंदर वही बात आती है कि भाई क्रीमी लेयर का जो प्रस्ताव है, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ उच्च यानी कि जातियों यानी कि सभी जातियों तक पहुंचना चाहिए, और जो उच्च वर्ग है इनमें भी मोस्ट डिप्राइव्ड जो सोसाइटी के जो नीचे के तबके हैं उन तक भी रिजर्वेशन का जो लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इससे होना कुछ नहीं है। अगर IPS बनने के बाद भी भेदभाव है, अगर 70-80 साल में भी अगर असमानता नहीं ला पाए हो, समाज को एकता नहीं दे पाए हो, समाज में एक इंटीग्रिटी नहीं ला पाए हो, एक नहीं कर पाए हो, अखंड नहीं कर पाए हो, तब फिर क्या जरूरत है इस मॉडल की? आपको इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, पुनर्विचार करना चाहिए। और करेंगे कौन? सरकार करेगी, और समाज के जो वर्ग हैं उनके जो बड़े नेता हैं उन्हें आकर के इस पर विचार करने की जरूरत है। आगे देखते हैं संतुलन और भविष्य की राह। क्रीमी लेयर जो मैंने आपको बता दिया है, और उपवर्गीकरण की आवश्यकता है, इसके साथ मैं खड़ा हूं कि उपवर्गीकरण होना चाहिए, नीचे तक जो और भी उसी समाज के जो और नीचे के तबके हैं वहां तक ये लाभ पहुंचना चाहिए। विवाद, विधान और विचार, एक अधिकारी पर व्यक्तिगत हमले ने, जैसा कि मैंने आपको बताया उसका भी सारा कुछ इसका कोई मतलब नहीं बनता। बहस दिखाती है कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो सामाजिक सच्चाइयों के साथ लगातार संवाद करता है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसे भी देख लीजिए, जो रिजर्वेशन है वो क्या नहीं है, डायरेक्ट रिलीजन बेस्ड नहीं है। देखना यहाँ पे, देखो ऐसा आपको दिख जाएगा, देखिए, देयर इज नो डायरेक्ट रिलीजन बेस्ड टू रिजर्वेशन फॉर द क्रिश्चियंस और द मुस्लिम्स,
लेकिन इनके लिए नहीं है। देखना दलित क्रिश्चियंस, देखना ये टर्म, ये क्या है, दलित क्रिश्चियंस क्या होते हैं, समझो इस बात को, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। देखो इसी तरीका से आपको स्टेट्स के अंदर इनको क्या दिया गया है, रिजर्वेशन। अब क्या क्या पॉइंट है, नो रिलीजन बेस्ड टू रिजर्वेशन, पर लेकिन स्टेट के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया है, तमिलनाडु के अंदर देखना, देखो इसे, तमिलनाडु के अंदर 3.5 कोटा फॉर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, समझो इसे। जब धर्म आधार है ही नहीं, समझ गए, तब फिर ये रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। अगर वास्तव में एट्रोसिटी है तो क्या भारतीय समाज पर इन मुसलमान और जो क्रिश्चियन है इनसे ज्यादा अत्याचार किसी ने किए हैं, ये तो यहाँ शासक रहे हैं, समझ गए। तो आप पढ़ो ना उठा करके इनका, तो फिर वास्तव में मुझे बताइए कि इन्हें रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो रिजर्वेशन है वो एक फ्रॉड कंसेप्ट है मेरे हिसाब से, और इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ रहा है, समाज को कमजोर कर रहा है, इससे किसी का कोई फायदा है नहीं। मैं तो कहता हूं सरकारों को, और सरकार का आपको मैंने पीछे बताया है, सरकारें जो है चारों खाने चित हो जाती हैं जैसे ही इस मुद्दे की बात आती है। जब तक आप नहीं लड़ोगे, सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको साथ आकर के इस बीमारी को जो है बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 साल 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, फिर 10-10 साल करके ये बढ़ाता रहे, और आज स्थिति ये है कि लगातार इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब समय यह है कि इस पर सोचने की जरूरत है और सरकारों को सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।